आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म प्रीडेटर बैडलैंड्स। यह फिल्म एक ऐसे एलियन की है जिसे खुद को साबित करने के लिए कई खतरनाक मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसी सफर में उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता बन जाता है। अब सवाल यह है कि क्या यह एलियन खुद को साबित कर पाएगा या फिर उसके सामने ऐसी खतरनाक स्थिति आ जाएगी जहां उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ सकती है। इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मूवी की शुरुआत में हम योजा प्राइम नाम के एक प्लैनेट को देखते हैं, लेकिन यह कोई आम प्लैनेट नहीं है। यहाँ रहने वाले एलियंस को प्रेडेटर कहा जाता है। इस प्रजाति का एक बहुत ही सख्त नियम था। यहाँ कमजोर प्रेडेटर को जीने का कोई हक नहीं होता। इस प्लैनेट पर कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है, फिर चाहे वह राजा का बेटा ही क्यों न हो। अगर कोई प्रेडेटर अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाता तो उसे उसके अपने ही कबीले के लोग मार देते हैं। अब इस मूवी का मेन कैरेक्टर यानी डेक एक कमजोर प्रेडेटर था। दरअसल डेक अपने कबीले के राजा नजोर का बेटा था, लेकिन उसकी कमजोरी की वजह से नजोर उसे अपना बेटा मानने को तैयार नहीं था। इसी शर्मिंदगी और गुस्से में आकर राजा अपने दूसरे बेटे यानी क्वई को डेक को मारने का आदेश देता है। इसके बाद क्वई डेक को ढूंढ निकालता है और उस पर हमला कर देता है। अपने भाई के वार का डेक भी पूरी ताकत से जवाब दे रहा था, लेकिन क्वई उससे काफी पावरफुल था। वह इनविजिबल होकर डेक पर हमला करने लगता है, जबकि डेक के पास इनविजिबल होने की पावर नहीं थी, क्योंकि यह पावर सिर्फ ताकतवर प्रेडेटर्स को ही दी जाती थी। काफी देर तक चली इस लड़ाई के बाद आखिरकार डेक क्वई से हार गया, लेकिन इसके बावजूद क्वई ने उसे जान से नहीं मारा। दरअसल क्वई अपने भाई डेक को मारना नहीं चाहता था। वह उसे तैयार कर रहा था ताकि डेक अपने पिता के सामने अपनी काबिलियत साबित कर सके। जब क्वई को लगा कि डेक अब तैयार हो चुका है तो वह उसे अपने स्पेसशिप पर लेकर आता है, जहां कई सारे खतरनाक हथियार मौजूद थे। क्वई डेक से कहता है कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें जेना प्लैनेट पर जाकर क्लिस्क नाम के मॉन्स्टर का गला काट कर लाना होगा। क्लिस्क कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं है। आज तक बड़े से बड़ा प्रेडेटर भी उसे मार नहीं पाया। उसका नाम सुनते ही सारे प्रेडेटर्स कांप उठते हैं, यहाँ तक कि हमारे पिता यानी कबीले के राजा नजोर भी कलिस्क से डरते हैं। उस मॉन्स्टर को मारना उनके बस की बात भी नहीं थी। क्वई कहता है कि कलिस्क यूनिवर्स का सबसे पावरफुल जीव है। अगर तुम कलिस्क का सिर लेकर लौट आए तो पूरा कबीला तुम्हारे आगे सिर झुका देगा और पिता भी तुम्हारी सजा माफ कर देंगे। जिस पर डेक भी ठान लेता है कि वह उस मॉन्स्टर का सिर लाकर खुद को साबित करेगा। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां उनके पिता यानी नजोर आ जाते हैं। डेक को जिंदा देखकर नजोर क्वई पर भड़क उठता है, क्योंकि उसने क्वई को डेक को मारने के लिए भेजा था। तभी क्वई अपने पिता से कहता है कि हमें डेक को एक आखिरी मौका देना चाहिए, आखिरकार वह आपका बेटा है। लेकिन नजोर साफ कह देता है कि वह इस कमजोर प्रेडेटर को अपनी औलाद नहीं मानता। उसके मुताबिक डेक सिर्फ मरने के ही लायक था। इतना कहते ही नजोर अपनी पावर से डेक को बंदी बना लेता है और क्वई को आदेश देता है कि वह उसका गला काट दे। अपने पिता की बात मानते हुए क्वई आगे तो बढ़ता है, लेकिन वह डेक को नहीं मारता। उल्टा वह उसे आजाद करके स्पेसशिप में धकेल देता है और कंट्रोल से शिप को लॉक कर देता है। क्वई की इस हरकत से नजोर आग बबूला हो जाता है और गुस्से में आकर वह क्वई को बेरहमी से मारने लगता है। इसी दौरान क्वई का एक हाथ कट जाता है। यह सब देखकर डेक को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि यह सब उसी की वजह से हो रहा था। अब क्वई के सामने दो रास्ते थे, या तो वह अपनी तलवार उठाकर अपने पिता से लड़े या फिर कटे हुए हाथ में लगे कंट्रोल से शिप को लॉन्च करे। लेकिन क्वई खुद को बचाने के बजाय डेक को बचाने के बारे में सोचता है। इसी बीच नजोर अपनी तलवार क्वई के आर पार कर देता है, लेकिन इसके बावजूद क्वई हिम्मत नहीं हारता और आखिरकार उस बटन को दबा देता है जिससे शिप लॉन्च होने लगती है। तभी नजोर क्वई को पकड़कर उसका गला काट देता है और वहीं पर क्वई की मौत हो जाती है। काफी लंबे सफर के बाद डेक आखिरकार जेना प्लैनेट तक पहुंच जाता है, लेकिन लैंड होने से पहले ही उसकी स्पेसशिप बुरी तरह डैमेज हो जाती है। अब क्रैश लैंडिंग से बचने के लिए डेक अपनी सीट को इजेक्ट कर देता है और किसी तरह खुद को संभालते हुए उस प्लैनेट पर लैंड करता है। अब कलिस्क का शिकार करने के लिए डेक अपने हथियारों को तैयार कर रहा था कि तभी पीछे से एक मांसाहारी पेड़ अपनी बेलों से उसके हथियार गायब कर देता है और उसे जकड़कर मारने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से डेक के पास उसकी तलवार थी, जिसकी मदद से वह उन बेलों को काटने लगता है, लेकिन बेलों की संख्या बहुत ज्यादा थी और एक साथ सबसे लड़ पाना
उसके लिए नामुमकिन हो गया। आखिरकार डेक उन बेलों को काटते हुए वहां से भाग निकलता है और उनकी पकड़ से बाहर चला जाता है। इस लड़ाई के दौरान डेक को भी काफी चोट लग चुकी थी, इसलिए वह नदी के किनारे जाकर अपने जख्म भरने लगता है। इसी दौरान उसकी नजर कुछ कीड़ों पर पड़ती है। जैसे ही वह उन्हें पकड़ता है, वे ब्लास्ट हो जाते हैं। यह देखकर डेक समझ जाता है कि यह कोई मामूली प्लैनेट नहीं है। यहाँ पर मौजूद छोटे से छोटा जीव भी बेहद खतरनाक था। फिर उन सबको नजरअंदाज करते हुए डेक आगे बढ़ता है, जहाँ बेड रास्ते में उसे कुछ अजीब कांटों वाले पौधे दिखाई देते हैं जो हल्की सी हलचल पर ही फूलने लगते थे। डेक उनसे बचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे पेड़ों में जकड़ी हुई एक लड़की दिखती है जो उससे मदद की गुहार लगा रही थी। लेकिन डेक उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक आसमान से एक ड्रैगन आता है और उन कांटों वाले पौधों पर पत्थर फेंकता है। पत्थर की हलचल से एक पौधा फट पड़ता है और उसके नुकीले कांटे चारों तरफ फैल जाते हैं, जिस पर वह लड़की डेक को बताती है कि ये कोई मामूली कांटे नहीं हैं, बल्कि जहरीले कांटे हैं जो अगर तुम्हें एक बार लग गए तो तुम बेहोश हो जाओगे। दरअसल यह उस ड्रैगन की चाल थी। वह जानबूझकर उन पौधों पर पत्थर फेंक रहा था ताकि उसके कांटे डेक को चुभें और वह बेहोश हो जाए। वह ड्रैगन इसी तरह अपने शिकार को बेहोश करके उस पर हमला किया करता है। डेक अभी यह सब समझ ही रहा था कि तभी एक बार फिर ड्रैगन आसमान से आता है और पौधों पर कई पत्थर फेंक देता है, जिससे सारे पौधे फटने लगते हैं और उन्हीं में से एक जहरीला कांटा डेक को चुभ जाता है। अब धीरे धीरे डेक पर बेहोशी छाने लगती है, जिस पर वह लड़की कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से आजाद होने के लिए एक हथियार की जरूरत पड़ेगी। बेहोश होने से ठीक पहले डेक अपना एक वेपन निकालकर उसकी तरफ फेंक देता है। उधर डेक को बेहोश पड़ा देखकर ड्रैगन उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे कुछ कर पाता, वह लड़की वहां आकर उस ड्रैगन को मार गिराती है। कुछ देर बाद जब डेक को होश आता है तो सामने उस लड़की को देखकर वह काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि उस लड़की का आधा शरीर टूटा हुआ था। इस पर वह लड़की बताती है कि उसका नाम थिया है और वह कोई इंसान नहीं बल्कि वेलैंड यूटानी कॉरपोरेशन द्वारा बनाई गई एक एंड्रॉयड यानी रोबोट थी। थिया आगे बताती है कि कंपनी ने उसे और उसकी बहन टेसा को एक रोबोट टीम के साथ इस प्लैनेट पर रिसर्च के लिए भेजा है। वे पिछले 2 साल से इसी प्लैनेट पर रिसर्च कर रहे थे। डेक के पूछने पर थिया बताती है कि उसकी यह हालत कलिस्क की वजह से हुई है। कुछ दिन पहले उसकी टीम का सामना कलिस्क से हुआ था, जिसमें उसकी आधी बॉडी टूट गई और उसकी बहन टेसा भी बुरी तरह डैमेज हो गई थी। थिया आगे बताती है कि वह खुद को रिपेयर कर पाती, उससे पहले ही वह ड्रैगन उसे इंसान समझकर यहाँ ले आया, और जब वह मेरी मेटल बॉडी को खा नहीं पाया तो उसने मुझे झाड़ियों में फेंक दिया। थिया उससे कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ कलिस्क का शिकार करने आए हो। तुमसे पहले भी यहाँ कई सारे प्रेडेटर आ चुके हैं, लेकिन सब कलिस्क के हाथों बुरी तरह मारे गए। थिया कहती है कि अगर डेक चाहे तो वह उसे कलिस्क तक पहुंचा सकती है, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे मेरे कैंप तक ले जाना होगा, क्योंकि वहीं उसकी बॉडी का आधा हिस्सा मौजूद था जिसे वह दोबारा खुद से जोड़ना चाहती थी। शुरुआत में डेक इस बात से मना कर देता है, लेकिन वह इस प्लैनेट पर बिल्कुल अनजान था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे थिया की मदद लेनी पड़ती है। इसके बाद डेक थिया को उठाकर आगे बढ़ता है। थिया उसे रास्ता बता रही थी और वह आगे बढ़ रहा था। थिया को उठाकर चलना आसान नहीं था, इसलिए डेक उसे बेलों की मदद से अपनी पीठ पर बांध लेता है। आगे बढ़ते हुए थिया उसे इस प्लैनेट और कलिस्क से जुड़ी कई बातें बताती है। इसके बाद कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है, जहां हम थिया की बहन यानी टेसा को देखते हैं। टेसा बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी और अपने बेस पर लौटकर खुद को रिपेयर कर रही थी। इसी दौरान कंपनी को पता चलता है कि टेसा अपने मिशन में फेल हो चुकी है, इसलिए कंपनी उसे वार्निंग देते हुए साफ कह देती है कि अगर वह इस बार भी नाकाम रही तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके बाद टेसा सिस्टम से थिया के बारे में पूछती है, जिस पर एआई सिस्टम उसे बताता है कि थिया इस वक्त एक प्रेडेटर के साथ है। टेसा को यह नहीं पता था कि थिया अपनी मर्जी से उसके साथ गई है, इसलिए उसे लगता है कि डेक उनके लिए एक बड़ा खतरा है। उधर दूसरी तरफ इन्हें आगे बढ़ते हुए शाम हो चुकी थी, इसलिए रात बिताने के लिए डेक और थिया एक जगह रुक जाते हैं। इसी दौरान थिया डेक को अपने बारे में बताने लगती है। वह कहती है कि कंपनी ने उसके और उसकी बहन के अंदर इमोशंस डाले हैं ताकि वे चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकें, लेकिन थिया की बातें सुनते सुनते डेक की आंख लग जाती है। सुबह होते ही दोनों फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं और एक खुले घास के मैदान में पहुंच जाते हैं।
तभी थिया बताती है कि यह कोई मामूली घास नहीं है, बल्कि कटीली घास है। इसकी धार इतनी तेज थी कि कोई भी इसे पार नहीं कर सकता था। इसी दौरान डेक देखता है कि हाथी जैसा दिखने वाला एक बड़ा क्रिएचर इस घास को आराम से खा रहा था। थिया बताती है कि इस जीव का नाम बाइसन है, जो गुस्से में आ जाए तो किसी को भी कच्चा चबा सकता है। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां अचानक एक बंदर आ जाता है। बंदर की आवाज सुनते ही बाइसन की नजर इन दोनों पर पड़ जाती है और वह तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगता है। उसे आते देख डेक वहां से भागने लगता है, लेकिन बाइसन पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार गुस्से में आकर डेक उस पर अपनी तलवार चलाता है और एक ही वार में बाइसन के 2 टुकड़े कर देता है। अभी ये लोग इस मुसीबत से पूरी तरह निकले भी नहीं थे कि तभी एक और खतरा उनके पीछे पड़ जाता है। मकड़ी जैसा दिखने वाला एक विशालकाय जीव अचानक उन दोनों को पकड़कर अपने मुंह में डाल लेता है। वह जैसे ही उन्हें खाने वाला था कि तभी वह बंदर उसके मुंह में कूद पड़ता है। उस बंदर की खाल इतनी मजबूत थी कि उस जीव के दांत ही टूट जाते हैं। दांत टूटते ही वह जीव डेक और थिया को छोड़कर सीधे उस बंदर के पीछे लग जाता है। चूंकि उस बंदर ने उनकी जान बचाई थी, इसलिए डेक भी उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह एक पेड़ पर चढ़ते हुए उस जीव पर छलांग लगाता है और अपनी तलवार उसके अंदर घोंपकर उसे भी मार डालता है। इसके बाद कहानी टेसा की तरफ जाती है, जहां वह अपनी सिंथेटिक रोबोट टीम के साथ आगे बढ़ रही थी। रास्ते में उसे डेक की वही इजेक्टेड सीट मिल जाती है। टेसा अभी उस सीट को देख ही रही थी कि तभी पीछे से वही मांसाहारी पेड़ उस पर हमला कर देता है, लेकिन टेसा और उसके साथी अपने हथियारों से उन पेड़ों को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। यहीं से साफ हो जाता है कि टेसा का बिहेवियर काफी ज्यादा अग्रेसिव था। आगे बढ़ते हुए टेसा को डेक की क्रैश हुई स्पेसशिप भी मिल जाती है। जब वह उसके अंदर जाती है तो उसे प्रेडेटर्स के कई खतरनाक हथियार मिलते हैं। इन्हीं हथियारों में एक ऐसा बम भी था जो फटते ही चीजों को बर्फ की तरह जमा देता था। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां डेक और थिया एक जगह रुककर बाइसन का मांस पका रहे थे। वहां उनके साथ वह बंदर भी आया था। फिर डेक उस बंदर को खाने के लिए मांस देता है, लेकिन वह बंदर उल्टा उस पर ही थूक देता है। यह देखकर डेक को काफी गुस्सा आता है। तभी थिया उसे समझाती है कि शायद दोस्त बनाने का उसका यही तरीका हो। यह सुनकर डेक थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मुझे किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाना। मेरा दोस्त तो मेरा भाई था, जिसे हमारे ही पिता ने बेरहमी से मार डाला। डेक आगे कहता है कि वह अपने भाई का बलिदान जाया नहीं जाने देगा। वह खुद को साबित करेगा और अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेगा। रात में सोते वक्त वह बंदर हूबहू डेक की नकल करने लगता है। यह देखकर थिया हंसने लगती है। अब वह बंदर भी इनका अच्छा दोस्त बन चुका था। सुबह होने के बाद डेक उस बंदर को वहीं छोड़कर थिया के साथ आगे बढ़ने लगता है। काफी दूर चलने के बाद आखिरकार दोनों थिया के कैंप तक पहुंच जाते हैं। वहां खोजने पर उन्हें थिया के टूटे हुए पैर मिल जाते हैं। थिया उन्हें लेकर अपनी लैब में जाती है और पैरों को एक्टिवेट करके अपनी बॉडी से जोड़ने लगती है। इसके बाद थिया डेक को सच्चाई बताती है। वह कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। वे लोग यहाँ रिसर्च करने नहीं बल्कि कलिस्क को पकड़ने आए थे। उनकी यह हालत भी कलिस्क को पकड़ने की कोशिश में ही हुई थी। थिया आगे कहती है कि डेक को अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके यहाँ होने का सिग्नल अब टेसा तक पहुंच चुका था। लेकिन डेक साफ कह देता है कि कलिस्क को मारे बिना वह यहाँ से नहीं जाएगा। जिस पर थिया कहती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो कलिस्क को मारने का ख्याल दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कलिस्क को मारना नामुमकिन था। यह सुनते ही डेक को जबरदस्त गुस्सा आ जाता है। वह थिया से कहता है कि तुमने मेरा फायदा उठाया है, तुम मुझे धोखा देकर मेरे शिकार को चुराना चाहती थी। डेक साफ कह देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह कलिस्क को मारकर ही रहेगा। इतना कहकर डेक लैब से बाहर निकल जाता है। अब कलिस्क को वहां बुलाने के लिए डेक वहां मौजूद गैसोलीन में धमाका कर देता है। धमाके की आवाज सुनते ही कलिस्क वहां आ पहुंचता है और डेक पर हमला कर देता है। डेक भी पीछे नहीं हटता और पूरी ताकत से उससे भिड़ जाता है। एक मौके पर वह अपनी तलवार से कलिस्क की पूंछ काट देता है, लेकिन डेक तब हैरान हो जाता है जब उसकी कटी हुई पूंछ खुद ब खुद फिर से जुड़ जाती है। अब उन दोनों की लड़ाई के बीच डेक चालाकी से कलिस्क की पूंछ एक चैम्बर में फंसा देता है और उसी मौके का फायदा उठाकर सीधे उसका गला काट देता है। डेक को लगता है कि कलिस्क अब मारा गया, लेकिन तभी उसका कटा हुआ सिर वापस जुड़ जाता है। कलिस्क डेक को दबोचकर खाने ही वाला था कि तभी वह अचानक रुक जाता है। वह डेक के शरीर से आने वाली एक अजीब सी गंध को सूंघता है
और उसे मारता नहीं। तभी वहां टेसा आ जाती है और डेक की स्पेसशिप से मिला वह खास बम उनकी तरफ फेंक देती है। बम फटते ही कलिस्क और डेक दोनों बर्फ की तरह जम जाते हैं। इसके बाद टेसा दोनों को अपने बेस पर ले जाने लगती है। अब कलिस्क को तो इन्होंने कैद कर लिया था, लेकिन डेक को भी मशीनों से बांध दिया जाता है क्योंकि टेसा डेक पर भी एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। लड़ाई के दौरान थिया शटडाउन हो चुकी थी, इसलिए टेसा उसका डाटा लेकर उसे दोबारा एक्टिवेट करती है। होश में आते ही टेसा उसे बताती है कि उन्होंने कलिस्क को पकड़ लिया है। दरअसल उनकी कंपनी यह जानना चाहती थी कि कलिस्क खुद को हील कैसे करता है। फिर टेसा डेक को शॉक देकर उसे टॉर्चर करने लगती है। यह देखकर थिया उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि जब वह मुसीबत में थी तब डेक ने उसकी जान बचाई थी। डेक बाकी प्रेडेटर्स की तरह नहीं है। थिया कहती है कि हमारा मिशन पूरा हो चुका है तो डेक को छोड़ दो। यह सुनते ही टेसा को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि हमें तुमसे जो डाटा चाहिए था वह मिल गया है, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। इसके बाद टेसा अपने सिंथेटिक रोबोट्स को आदेश देती है कि डेक से हथियारों की जानकारी निकालो और उसके बाद थिया को हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर दो। टेसा के जाने के बाद एक रोबोट डेक से पूछताछ शुरू करता है और वहीं रखा एक बम उठा लेता है जिसका रिमोट थिया के पास था। डेक थिया को इशारा करता है और जैसे ही थिया बटन दबाती है, बम के साथ वह रोबोट भी फट जाता है। बाकी रोबोट्स के वहां पहुंचने से पहले थिया डेक को आजाद कर देती है और शिप का दरवाजा खोलकर उसे भगाती है। डेक भागते हुए झरने में गिर जाता है, जबकि टेसा बस उसे जाते हुए देखती रहती है। इसके बाद डेक पानी से बाहर निकलता है और अपनी स्पेसशिप तक पहुंचता है। वहां शिप को रिपेयर करने के बाद वह थिया को बचाने के बारे में सोचता है। चूंकि उसके सारे हथियार टेसा ले जा चुकी थी, इसलिए डेक उसी प्लैनेट की चीजों से नए हथियार बनाता है। वह जहरीली घास, बाइसन के दांत और ब्लास्ट होने वाले कीड़ों को जमा कर लेता है। इसके बाद डेक उस लैब की ओर बढ़ता है जहां थिया के पैर थे। तभी उसकी नजर उस बर्ड पर पड़ती है जो कलिस्क के पैरों के निशान के पास उदास बैठा था, जिससे डेक समझ जाता है कि जिसे वह बंदर समझ रहे थे वह तो असल में कलिस्क का बच्चा था। पिछली रात वह बच्चा डेक के साथ ही था, इसी वजह से उसकी गंध डेक पर लग चुकी थी और यही वजह थी कि कलिस्क ने डेक को नहीं मारा। अब जैसे उस बच्चे ने दोस्ती के लिए डेक पर थूका था, वैसे ही डेक भी उस पर थूक देता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है। इसके बाद डेक लैब में जाकर थिया के पैरों को एक्टिवेट करता है, जो अपने आप थिया की लोकेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। डेक और बर्ड मिलकर बेस पर पहुंचते हैं और अपने बनाए हथियारों से एक एक करके सारे रोबोट्स को खत्म कर देते हैं। इस लड़ाई में बर्ड भी डेक की पूरी मदद कर रहा था। अब थिया के पैर उसके कंट्रोल रेंज में आ चुके थे। वह अपने पैरों को कंट्रोल करते हुए रोबोट्स को मार गिराती है और आखिरकार उन्हें अपनी बॉडी से जोड़ लेती है। जब थिया को पता चलता है कि डेक उसे बचाने आया है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। डेक उसे बताता है कि जिसे हम बंदर समझ रहे थे वह कलिस्क का बच्चा है, कलिस्क को छुड़ाना होगा। थिया भी उसकी बात मान जाती है। बाहर टेसा कलिस्क को धरती पर ले जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी डेक इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। टेसा समझ जाती है कि यह डेक की चाल है। तभी टेसा एक भारी भरकम रोबोट सूट में बैठकर वहां पहुंचती है और डेक पर टूट पड़ती है। वह सूट काफी एडवांस था जिसके सामने डेक कमजोर पड़ रहा था। इसी बीच थिया कलिस्क को आजाद कर देती है। तभी वहां कलिस्क आ जाता है और सीधे टेसा के रोबोट सूट पर हमला करके उसे तोड़ डालता है और आखिरकार टेसा को जिंदा निगल लेता है। इसके बाद कलिस्क अपने बच्चे से मिलता है और बेहद खुश होता है। वह डेक को भी अपना दोस्त मान लेता है, लेकिन तभी कलिस्क को अपने अंदर कुछ अजीब महसूस होता है। दरअसल टेसा कलिस्क के पेट के अंदर अभी भी जिंदा थी और वह अंदर से ही बम ब्लास्ट कर देती है, जिससे कलिस्क मारा जाता है। धमाके के बाद टेसा शरीर से बाहर निकलती है, लेकिन तभी पीछे से डेक आकर एक ही बार में टेसा को मार डालता है। उससे में बर्ड टेसा का सिर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद डेक अपने प्लेनेट लौटता है और अपने पिता नजोर के सामने टेसा का कटा हुए सिर रख देता है। नजोर को लगता है कि डेक उसे बेवकूफ बना रहा है और वह अपने सिपाहियों को डेक को मारने का आदेश देता है, मगर डेक एक ही झटके में सबको खत्म कर देता है। अब अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए डेक अपने पिता पर हमला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें डेक नजोर को घायल कर देता है। अब नजोर इनविजिबल होकर हमला करने लगता है तो डेक अपना दिमाग लगाकर मिट्टी हवा में उड़ा देता है, जिससे उसे अपने पिता साफ दिखाई देने लगते हैं। मौका मिलते ही डेक उनका हाथ उड़ा देता है और उन्हें बंदी बना लेता है। मौत सामने देख नजोर माफी मांगता है और कबीले में शामिल होने का प्रस्ताव देता है, लेकिन डेक कहता है कि मुझे अब आपके कबीले की जरूरत नहीं, मेरे पास अपना कबीला है। इतना सुनते ही बड़वा एक का निर्णय आता है और नजोर का सिर खा जाता है। अब बर्ड काफी बड़ा
और ताकतवर हो चुका था। इसके बाद डेक नजोर के कटे हुए हाथ से इनविजिबिलिटी की पावर ले लेता है। तभी वहां एक स्पेसशिप आने लगता है जिसे देखकर डेक घबरा जाता है। थिया के पूछने पर डेक कहता है कि यह तो मेरी माँ का स्पेसशिप है। डेक की माँ का यहाँ आना क्या कोई नया तूफान लेकर आएगा या फिर कहानी में कोई और राज छुपा है? इन सभी सवालों के जवाब हमें इसके सीक्वल यानी पार्ट 2 में मिलेंगे। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आपको क्या लगता है, डेक की माँ दुश्मन बनकर आई है या दोस्त? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।